नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और शाम के 4 बज चुके हैं और आपके साथ मैं हूं आयुष चित्रांश। हमारे इस खास शो 4 के चक्रव्यूह के साथ 4 के चक्रव्यूह में आज उन बड़े मुद्दों को ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ हम आप तक पहुंचाएंगे जो सीधे आपके सरोकार से जुड़े हुए हैं। तो लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी जुड़े हैं जो कि यूपी में ब्राह्मण सियासत पर हमको जानकारी देंगे। इसके अलावा सहारनपुर से संवाददाता चंद्रभान हमारे साथ जुड़े हैं जो कि प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा के बारे में बताएंगे। इसके अलावा वाराणसी से हमारे सहयोगी संतोष ओझा भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि बीएचयू में मचे घमासान के बारे में जानकारी देंगे। तो उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर के राजनीति तेज हो गई और पहले कांग्रेस और उसके बाद समाजवादी पार्टी बसपा भी इस वोट बैंक को लेकर के वादे कर चुकी है। लेकिन सुल्तानपुर से भाजपा विधायक देवमणि द्विवेदी ने आगामी विधानसभा सत्र के लिए एक सवाल उठाकर अपनी ही पार्टी को शर्मिंदा कर दिया है। उन्होंने पिछले 3 वर्षों में मारे गए ब्राह्मणों की संख्या को लेकर के सवाल पूछा है। अब 20 अगस्त से आपको बता दें कि विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। इसके लिए विधायक ने विधानसभा सचिवालय में अपनी अल्पकालिक जो प्रश्न है उनको पेश किया है। इस प्रश्न में द्विवेदी ने यह जानने की मांग की है कि पिछले 3 वर्षों में कितने ब्राह्मण मारे गए और इस अवधि में कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए। उन्होंने ये भी जानने की कोशिश की है कि कितने मामलों में पुलिस आरोपियों को सजा दिलाने में सफल रही है। अब ऐसे में सवाल यह है कि विधानसभा सचिवालय से चिट्ठी आखिर ये लीक कैसे हुई, और इसी पे हम बातचीत करते हैं। हमारे सहयोगी खुर्रम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। खुर्रम, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो जो ब्राह्मण सियासत है वो हम लोग लगातार देख रहे हैं क्योंकि मूर्तियों के साथ सियासत जुड़ रही थी, और अब ये जो चिट्ठी लीक हुई है जिसमें खुद का ही जो विधायक है अगर वो ये पूछे कि कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई, इसको कैसे देखा जाए और इसके मायने कैसे समझे जाएं, और सवाल ये भी है कि चिट्ठी लीक हुई कैसे। जी आयुष, ये बड़ा सवाल है इस सवाल में कि चिट्ठी आखिर कैसे लीक हुई। ये पहला संभवतः ये पहला मामला है जब विधानसभा में जो सवाल पूछा जाना है उससे पहले वो सवाल लीक हो जाता है, वो भी सत्ता पक्ष द्वारा। तो ये बड़ा है। लेकिन जो उसमें नियम के जानकार हैं, जो विधायी नियम के जानकार, उनका कहना है कि ये सवाल ही गलत तरीके से पूछा गया है। जो जिस तरीके पूछा जाए उस तरीके से नहीं पूछा गया, वो दीगर सी बात है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि आखिर लीक कैसे। जो सवाल है वो तर्कसंगत है, एक सत्ता पक्ष का आदमी भी सवाल पूछ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि बाहर कैसे सवाल आ गया। ये सवाल अंदर पूछा जाता है, उसके बाद वो बाहर आके बाइट देते या बताते कि उन्होंने सवाल पूछा है, उसका जवाब क्या आया है, तो समझ में आता है। देखिए, जो भी सवाल पूछा जाता है उसका जवाब आता है, भले ही विधानसभा में ना पहुँचाया जाए, लेकिन लिखित सवाल का लिखित जवाब मिलता है और वो सबको मिलता है जो भी दिया जाता है। जो सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर क्या ये एक महज अपने आप को ऊपर लाने के लिए किया गया है, एक प्रोपेगेंडा है, या अपने आप को पब्लिसाइज करने का तरीका है, क्या है। जो जानकारी ये भी मिल रही है कि श्री बंसल जो ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं उन्होंने उनको तलब किया था, पूछा था कि ये सवाल आपने पूछा ठीक है, लेकिन लीक आखिर कैसे हुआ। अब देखने वाली बात जो होगी कि सवाल की जो धमक है वो यही है कि ये किस तरीके से। बिल्कुल, लेकिन महत्वपूर्ण है। देखिए, एक चीज तो ये है जो जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये आखिर लीक क्या हुआ, क्या ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ था, इसके पीछे मंशा क्या थी, ये भी इसके लिए इंतजार करना होगा। निकट भविष्य में ये भी स्पष्ट होगा। लेकिन थोड़ा सा ये बताएं, चूंकि ये जो सवाल पूछा गया था, जो ये लिखित में था, जाहिर बात है वो कॉपी आपने भी देखी होगी, हम लोग भी देख रहे हैं। एग्जैक्टली उसके अंदर क्या कुछ था, थोड़ा उसको विस्तार पूर्वक बताइए। और दूसरा ये भी बताइए कि ब्राह्मणों को लेकर के इस समय जो सवाल उठ रहे हैं या जो राजनीति इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है, अब इस सवाल के लीक होने के बाद, इस चिट्ठी के लीक होने के बाद उसको और कितना बढ़ता हुआ प्रदेश के अंदर आप देख पा रहे हैं। दोनों ही सवालों का जवाब दें। देखिए, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि जो पूछा गया, पहली बात पूछा गया है कि कितने ऐसे ब्राह्मण हैं जिनकी हत्या हुई है, उनकी सुरक्षा को लिए क्या किया गया है, और उनके पास हथियार नहीं तो क्या हथियार उनको असलहा लाइसेंस मिलेगा। ये सवाल बेसिकली पूछा गया है। पूरा एक बनाया गया सीन क्रिएट किया गया था कि इतने ब्राह्मणों की हत्या हुई, कितने ब्राह्मण की हत्या हुई है, कितने ब्राह्मण एनकाउंटर मारे गए हैं, और उनको असलहा क्यों नहीं मिला है, जिनको जहाँ का खतरा था, अगर उन्होंने अप्लाई किया तो उनको असलहा लाइसेंस आखिर क्यों नहीं मिला। और अगर क्या ऐसी कुछ है कि जो अगर आप ब्राह्मण अप्लाई करेंगे तो क्या उनको असलहा लाइसेंस मिलेगा। ये सब तमाम चीज़ें हैं, तो ये सब पूछा गया है।
बेसिकली सवाल उनका ये था कि असला लाइसेंस क्यों नहीं मिल पा रहा ब्राह्मणों को। उसके पीछे जो पेशबंदी किए गए थे, उसके पीछे पेशबंदी ये थी कि इतने ब्राह्मण की हत्या हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, उसका जवाब दीजिए। यानी कि सरकार बताए कि उसकी सरकार में यानी कि जो सत्ता पक्ष का विधायक है वो अपनी ही सरकार से पूछ रहा है कि आप बताइए, मुझको बताइए कि कितने ब्राह्मण लीक हुए, माफ करेगा कितने ब्राह्मण की हत्या हुई। अब मैं यहाँ याद आते हैं रविदास मल्होत्रा, जो पिछली सरकार में जो लगातार सत्ता पक्ष से अपने ही सरकार से सवाल पूछा करते थे और अखिलेश यादव मुस्कुरा के आगे बढ़ जाया करते थे, जवाब भी मिलता था उनको। लेकिन जब कभी भी अखिलेश यादव से पूछा गया कि आपके ही विधायक आप ही सवाल पूछ रहे हैं, तो मुस्कुरा के आगे बढ़ जाते थे, कहते थे कि लोकतंत्र है, किसी को सवाल पूछने की पूरी इजाज़त है। लेकिन अब देखना है कि उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है, योगी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो इस सवाल को आखिर लेती किस तरीके से है। क्या इसको एक डेमोक्रेटिक सेटअप के तौर पर लेती है या फिर अनुशासनात्मक तरीके से लेती है कि आपने अनुशासन को भंग किया है। अभी देखने वाली बात होगी, अगर कोई एक्शन होता है तो क्यों होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, मैं बार बार ये कहूँगा कि सवाल आखिर लीक कैसे हुआ। क्या विधायक जी के जरिए लीक हुआ, क्या विधानसभा सचिवालय से लीक हुआ, ये सारी बातें हैं, जवाब आना बहुत ज़रूरी। क्यों, अगर अंदर से लीक हो रहा है तो फिर कोई भी सवाल बाहर आ सकता है विधानसभा के पटल में रखने से पहले ही। तो जाहिर सी बात है सरकार के लिए एक दिक्कत बड़ा बिल्कुल, ये लेकिन है खुर्रम कि थोड़ा सा इस चीज को भी और समझाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो ब्राह्मण पॉलिटिक्स में हम लोग देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी से शुरुआत होती है जो कि ये कहती है कि वो परशुराम की मूर्ति लगाएंगी। मायावती भी कहती है कि हमारी पार्टी में तो जो तमाम धर्मों के जो महापुरुष रहे हैं उनको हम लोगों ने सही स्थान दिया है, और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी इन सबके बीच में हम लोग देख रहे हैं। अब उसके बीच में ही सत्ताधारी पार्टी का विधायक अगर इस तरीके का सवाल पूछ रहा हो तो क्या विपक्ष को भी बैठे बैठा एक मुद्दा मिलता हुआ आप देख रहे हैं, और अब उसके वो बातें भी पुख्ता होती हुई कहीं इस सवाल के साथ भी जो वो आरोप लगाता रहा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि ब्राह्मणों की अनदेखी हो रही है, क्योंकि अब तो उनके खुद के विधायक पूछ रहे हैं कि भाई बताएं कितनी हत्या हुई है। जी बिल्कुल, देखिए सरकार के लिए बड़ी अजब गरीब स्थिति हो गई है। अगर वो सवाल का जवाब देती है तो भी दिक्कत में, नहीं देती है तो भी दिक्कत में। सवाल तो बाहर आ चुका है और सवाल आज के दौर में लाजिम है, सवाल पूछा जा रहा है, कोने कतरे में सवाल पूछा जा रहा है। और अगर एक विधायक सवाल पूछ रहा है, लम्बुआ का विधायक जो भारतीय जनता पार्टी का है, वो सवाल पूछ रहा है, तो बात आगे बढ़ जाती है और बहुत आगे बढ़ जाती है। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। ये वही चीज़ बैठती है कि बहुत दूर तक जाएगी। जो अपोजिशन है वो एक ऐसे ही मौके का इंतजार कर रहा था। वो ये कह सकता है कि देखिए साहब, जब आपके विधायक ही सवाल कर रहे हैं तो हम क्यों ना सवाल करें। अब राजनीति की बात खत्म हो गई है, यानी कि यथास्थिति है, ये बात अपोजिशन कहेगी यथास्थिति है। अब आप कहीं विधायक आप ही से पूछ रहा है तो हम क्यों ना पूछें, हमारा काम है पूछना। आप अपने विधायक को तो कमांड कर नहीं कर पा रहे हैं और आप हमें कमांड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सवाल जो संजय सिंह ने उठाया था, कल हमारे चैनल पर उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा था कि आखिर एक जाति आधारित सरकार क्यों चल रही है, तो ये उसका एक एक्सटेंशन को कह सकते हैं। और संजय सिंह जो सवाल कर रहे थे उसको बल भी मिल रहा है। जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी को इससे फायदा मिल रहा है, और जो अपोजिशन है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, उसको एक बड़ा मौका मिल गया है एनकैश करने का, ताकि वो सरकार खिलाफ माहौल बना सके। क्योंकि 2022 में देखिए चुनाव होना है, ब्राह्मण वोट बैंक पे सबकी निगाह आ गई। देखिए ब्राह्मण वोट बैंक की मैं बात करूंगा तो ब्राह्मण वोट बैंक एक ऐसा वोट बैंक है जो कि एक बड़े वोट बैंक को इफेक्ट करता है। यानी कि अगर एक ब्राह्मण है और अपने गांव में है तो वो काफ़ी लोगों को इफेक्ट कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, इसलिए ब्राह्मण को माना जाता है कि वो ट्रेंड सेटर के तौर पे देखे जाते हैं। वो किसी सरकार बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने परशुराम की मूर्ति लगाने की बात की, तो फिर दूसरी पार्टी आती है कि आप छुट्टी, जो कांग्रेस पार्टी होती है वो चिट्ठी लिखती है कि जो परशुराम जयंती पर छुट्टी है वो छुट्टी देने की बात करिए। यानी कहीं ना कहीं पर आपको देखिए, बिल्कुल देखिए, ब्राह्मण हमेशा से सत्ता के केंद्र में रहते हैं, और खासतौर से जब चुनाव आता है तो ये स्थितियां और बढ़ती हुई और बिगड़ती हुई भी नजर आती हैं, क्योंकि बिना ब्राह्मणों के सपोर्ट के अब तक जितनी भी सरकारें हैं वो बनी नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर। और शायद यही वजह है कि एक बार फिर से ब्राह्मणों को लेकर के जो सियासत है देखने को मिल रही है। आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास वापस आऊंगा। एक और बड़ी खबर, उसका भी रुख करेंगे, क्योंकि यूपी में क्राइम भी आउट ऑफ कंट्रोल है और अपराधी पुलिस के लिए हर दिन चुनौती बन रहे हैं। एक तरफ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन चल रहा है, दूसरी तरफ अपराधी वारदातों को अंजाम भी दे रहे हैं। अब दबंग कानून का खुलेआम माहौल उड़ा रहे हैं। आलम तो यह है कि अपराधियों के आगे पुलिस भी अब बौनी साबित हो रही है। प्रशासन की लाख कोशिश के बाद भी क्राइम पर कोई कंट्रोल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि लखीमपुर और गोरखपुर के बाद अब सहारनपुर में भी एक बेटी को दरिंदगी का सामना करना पड़ा है। आरोप यह है कि नाबालिग छात्रा के साथ 3 युवकों ने गैंगरेप किया है। छात्रा के शोर मचाने पर सभी आरोपी वहां से फरार हो गए और सभी आरोपी पीड़िता के क्लासमेट बताए जा रहे हैं। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है, आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और अब इसी पर हम बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी चंद्रभान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रभान, सबसे पहले तो ये अपडेट करें कि इस पूरे मामले में आपके पास क्या जानकारी, और कानून व्यवस्था को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं
ये क्या समझा जाए कि कम से कम वहां पर भी स्थितियां ऐसी ही बनती हुई? जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि ये सहारनपुर में जो ये घटना घटी और जो है एक स्कूल के वो लड़की थी और एक ही स्कूल के जो है वो स्टूडेंट हैं। उनकी आपस में दोस्ती थी, दोस्तों ने जो है लड़की को अपने साथ में लेके गए और उसके साथ में जो उसके साथ में रेप की घटना को अंजाम देते हैं और रेप की घटना को जो अंजाम दिया गया। और हालांकि जब ये बात जो है लड़की बदहवास जब अपने घर पहुंचती है, उसकी अपनी माँ को पूरी सारी घटना की जानकारी देती है, तो उसकी माँ ने थाना सदर बाजार में फिर ये मुकदमा दर्ज कराया। हालांकि जो शुरुआती दौर में जो है पुलिस ने इस मामले में जांच करने की बात कही, लेकिन जो है जब लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई उसके बाद में जो मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद में आला अधिकारियों के संज्ञान में पूरे मामला आया और जो है पुलिस ने इस पर तफ्तीश भी शुरू की और जो लड़के थे और उन तीनों लड़कों के घर पे जो दबिश दी गई और उनमें से एक लड़के को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। जो हमारा पुलिस कप्तान से जो हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि एक लड़के को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया और जल्द ही उसकी निशानदेही पर बाकी भी दो जो लड़के हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी आशीष। नहीं, लेकिन चंद्रभान ये बताएं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि ये जो पूरा वाकया हुआ वो इस लड़की के क्लासमेट थे। एक जो दरिंदा है उसको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन और जो गिरफ्तारियां हैं वो अब तक क्यों नहीं हो पाई हैं और इसके पीछे क्या वजह आप वहां पर देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, और पुलिस का इस पर वर्जन क्या है, थोड़ा सा इसको भी स्पष्ट करें। और साथ ही साथ जो पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ से भी क्या कुछ कहा गया, इसको भी बताएं। आयुष, मैं बता दूं कि इस बार पूरे मामले में जो पुलिस ने जो पूरी तत्परता से अपनी तत्परता दिखाई और एक युवक को हालांकि उसमें गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन जो बाकी जो दो युवक हैं अभी वो पुलिस की गिरफ्त से काफ़ी दूर है और जो वो कहीं ना कहीं फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस के द्वारा उनके घर पर दबिश दी जा रही है। जब हमारी इस मामले में पुलिस से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस मामले किसी भी तरह से हल्के में नहीं लिया जाएगा और जो है उन लोगों की जो लड़के हैं उनकी भी गिरफ्तारी जो तत्काल की जाएगी। अब मैं बता दूं कि हालांकि जो है जब हमारी उसकी लड़की से हमारी बात हुई तो लड़की का रो के बिलक के इस बात का कहना था कि उसके साथ में दरिंदगी की गई है और जो है उन लड़कों ने जो उसको बुलाया था और जो बुलाने के बाद में पहले ज़बरदस्ती की गई, ज़बरदस्ती करने के बाद में तो उसके साथ में इस रेप की घटना को अंजाम दिया गया और बाकायदा बिल्कुल गैंग रेप की जिस तरह से घटना होती है उस घटना को उस तरह से अंजाम दिया गया। हालांकि जो है अभी जो है इस मामले में जो है पूरा परिवार जो है परेशान है और पूरे परिवार का ये कहना है कि कैसे भी करके जो दरिंदे जो लड़के हैं उन लड़कों की गिरफ्तारी की जानी चाहिए, क्योंकि ये मामला जो है सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो युवक हैं जो ये स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट 12वीं क्लास के जो है चारों स्टूडेंट 12वीं क्लास के हैं जो कहीं ना कहीं जो अभी नाबालिग श्रेणी में आते हैं और पुलिस जो है इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी दे रही है। जी आयुष। चंद्रभान, लेकिन एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग 2-3 घटनाएं जिसका भी मैंने भी जिक्र किया, चाहे हम लोग लखीमपुर खीरी का जिक्र करें या गोरखपुर का भी, वहां पर भी इसी प्रकार की जो वारदात है वो देखने को मिली है। कानून व्यवस्था को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, चूंकि आप तो सहारनपुर के अंदर मौजूद हैं, क्या वहां पर कानून का जो खौफ है वो वहां पर नजर आता है लोगों के अंदर, अपराधियों के अंदर? और अगर है तो फिर इतनी घटना या इस तरीके की घटना या फिर ये घटना जिसका आप अभी जिक्र कर रहे हैं, ये इतनी आसानी से कैसे घटित हो रही है वहां पर? जी देखिए आयुष, मैं बता दूं कि ये ऐसी इस तरह की जो पहली घटना नहीं है। हालांकि जो घटना है तो आमतौर पर जो तमाम घटनाएं इस तरह की होती हैं, लोग कई घटनाओं को जो है संज्ञान आता है, कई घटनाएं सामने नहीं आ पाती हैं, क्योंकि इस तरह के जो अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में तमाम इस तरह की घटनाएं अब से पहले घट चुकी हैं। और अगर मैं सहारनपुर की बात करूँ तो सहारनपुर में कानून व्यवस्था को कहीं ना कहीं जरूर ये ठेंगा दिखाया गया। हालांकि जो पुलिस के द्वारा जो लगातार जो इस तरह के प्रयास किए जाते हैं तो प्रयास कहीं ना कहीं नाकाफी होते हुए दिखाई देते हैं। जो एक दोस्ती है, दोस्ती के जो जाल में आके और जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, एक बाकायदा जो एक बड़ा जाल फेंका जाता है और फिर जो इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया जाता है। कहीं ना कहीं जो है सहारनपुर में जो अगर मैं बात करूं तो सहारनपुर में पुलिस की कार्य प्रणाली पर जरूर कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान लगते हैं। और जो है क्योंकि जो है अभी तक क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और जो अभी तक जो है उन दरिंदे जो युवक हैं उनकी कहीं ना गिरफ्तारी कहीं भी नहीं हो पाई है, जो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्य प्रणाली पर जरूर एक सवालिया निशान खड़ा होता है। जी। लेकिन चंद्रभान, जो बाकी के 2 आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस का वर्जन क्या है? क्योंकि एक की गिरफ्तारी होने के बाद 2 आप बता रहे हैं कि 24 घंटे का जो वक्त है उससे ज्यादा बीत चुका है। पुलिस की जो जांच है वो अब तक पहुंची कहां है और पुलिस के पास क्या कोई क्लू है? किस आधार पर पुलिस इनकी जो जांच पड़ताल है वो कर रही है, इनकी धरपकड़ के जो प्रयास है वो कर रही है, ये जांच पहुंची कहां तक है? थोड़ा इसको भी अपडेट करें चंद्रभान।
जी बिल्कुल आयुष, मैं बताऊं कि ये जब हमारी इस मामले में एसपी सिटी से बात हुई तो उनका कहना है कि इसको मुकदमा तत्काल ही दर्ज कर लिया गया था और जो फिर उसके अलावा जैसे ही जो लड़की के द्वारा जो निशानदेही जो दी गई थी उस पर जो है लगातार दबिशें दी जा रही हैं। हालांकि जो है अभी पुलिस के हाथ इसमें खाली ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो है केवल एक ही युवक की वहाँ पे गिरफ्तारी अभी तक हो पाई है। हालांकि क्योंकि अभी तक जो पुलिस को जो है इन युवकों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, लेकिन जो जब हमारी इस मामले में एसपी सिटी से बात हुई तो एसपी सिटी विनीत भट्टाचार्य का कहना था कि वो जो युवक हैं वो घर से फरार हैं। उनके परिवार वालों को जो उनसे पूछताछ की जा रही है, उन्हें बुलाया भी गया है। हालांकि जो उनको बुला के जो उनसे पूछताछ की जा रही है तो कहाँ जा सकते हैं और उनको जो है उनको बुलाने का भी प्रयास किया जा रहा है, और नहीं अगर वो बुलाने पर नहीं आते हैं तो उनको जो है कहीं ना कहीं जो उनके जो नंबर्स हैं उनको ट्रेसिंग पे लगाया गया है, और ताकि जो उनकी जल्द से जल्दी गिरफ्तारी की जा सके। जी आयुष। चलिए चंद्रभान, आप हमारे साथ बने रहें और अब 4 के चक्रव्यूह में अगली खबर का रुख करते हैं। वाराणसी में बीएचयू कैंपस में छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है और बीएचयू अस्पताल में छात्रों के लिए मुफ्त इलाज की सेवा खत्म होने से आक्रोश और ज्यादा बढ़ा है। अब छात्रों को अस्पताल में इलाज करवाने के लिए शुल्क देना होगा और इसी फैसले के खिलाफ छात्रों का जो प्रदर्शन है वो जारी है। और अब इस पर बातचीत करते हैं, हमारे सहयोगी संतोष ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, एक बार विस्तार पूर्वक बताएं कि क्या कुछ पूरा मामला और क्यों बीएचयू के अंदर जो ये विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है? देखिए, मामला ये है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अभी तक, आज के पहले तक जो छात्रों के इलाज हुआ करते थे वो निःशुल्क हुआ करते थे, चाहे वो इलाज से जुड़ी हुई जांच हो या फिर कुछ दवाइयों की भी सुविधाएं छात्रों को दिया जाता था। इन सुविधाओं को आनन फानन में बीएचयू पिछले 3 दिनों से हटा दिया है। हालांकि इस बात की संज्ञान आज छात्रों में आया और छात्रों को संज्ञान में आने के साथ ही साथ वो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम शुरू किए। उनका साफ साफ कहना था कि छात्र जब आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं या ये कहा जाए कि छात्रों के ऊपर इस ढंग का बोझ देना ये प्रशासन के लिए निश्चित तौर पे गलत है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। यदि बात दूसरे पक्ष की जाए, विश्वविद्यालय की जाए, तो विश्वविद्यालय का ये कहना है कि इन पूरे मसले पे हम लोग अभी संज्ञान लिए हुए हैं और इस संज्ञान में लेकर हम लोग जल्दी ही मामले का निस्तारण कर लेंगे। लेकिन प्रश्न ये भी बनता है कि आखिर जब मामले का निस्तारण ही करना था तो आखिर छात्रों को इस ढंग का मौका क्यों दिया गया, क्यों वो सड़कों पे उतरे और क्यों छात्रों की दी हुई सुविधा जो वर्षों बरस से चल रही थी उसे रोक दिया गया। जी बिल्कुल, लेकिन संतोष, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक व्यवस्था जो कि वर्षों बरस से चली आ रही हो, जिस व्यवस्था का हवाला देते हुए छात्र विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, वजह क्या कोई ऑथेंटिक बताई जा सकी है या कोई स्पष्टीकरण दिया जा सका है कि आखिर क्यों ये ऐसा करने की नौबत आई, क्यों अब इलाज के लिए पैसे छात्रों को देने होंगे, इसके पीछे की क्या वजह है? क्या प्रशासन की तरफ से ये स्पष्ट किया जा चुका है या फिर अभी यही कहा गया है कि सिर्फ हम अब इस मामले को संज्ञान में ले रहे हैं और देखते हैं कि इसमें आगे क्या किया जाएगा? वजह स्पष्ट हो सकी है क्या संतोष? देखिए, इसमें जब पूरे मामले पे विश्वविद्यालय प्रशासन से बात किया गया और बीएचयू के जो एमएस हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उनसे बात की गई तो उनका साफ साफ कहना था कि ये हम लोगों के संज्ञान में अभी नहीं है, लेकिन जल्दी ही इन चीज़ों को लेके हम लोग निस्तारित कर लेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर जब एमएस के संज्ञान में ये बातें नहीं है तो आखिर ये व्यवस्था कहाँ से लागू की गई, ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक पहलू है। और दूसरा जो आश्चर्य पहलू जिसके लिए छात्रों में नाराजगी भी है वो ये कि निश्चित तौर पे जब छात्रों से फीस, जिन बातों की फीस नहीं ली जाती थी, जिन पर्ची और जिस जांच का फीस नहीं लिया जाता था, उनको किन वजहों से फिर से लागू किया गया। या ये कहा जाए कि कोरोना के इस काल में जब पढ़ाई अस्त व्यस्त है, विश्वविद्यालय अस्त व्यस्त है, इस ढंग का डिसीजन लाके छात्रों को न केवल सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर करना बल्कि आंदोलन को बल देना, ये कहीं भी बुद्धिमत्ता की चीज़ें नहीं है। अब देखने की बात ये होगी कि प्रशासन आखिर किस निर्णय पर पहुँचता है और बीएचयू प्रशासन अपने ही निर्णय को कब तक खारिज करता है। जी संतोष, थोड़ा ये भी बताएं, चूंकि विरोध प्रदर्शन तो हो रहा है और दूसरा पक्ष जो है वो ये कह रहा है कि अभी उसकी जानकारी में ये मामला नहीं है, संज्ञान में नहीं है और इसका निस्तारण वो करेगा अगर उनके पास ये मामला ऐसे आता है। तो क्या कोई रास्ता बनता हुआ या कोई रास्ता निकलता हुआ अभी फिलहाल नजर आ रहा है, या हम ये मान के अभी चलें कि जब तक इस फैसले को वापस नहीं लिया जाता या कोई रास्ता नहीं निकलता, ये विरोध प्रदर्शन यूं ही देखने को मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पे छात्रों की यदि बात कर लें पहले, तो छात्रों का साफ साफ कहना है कि जब तक ये निर्णय वापस नहीं होगा तब तक हम लोग सड़कों पे रहेंगे और इस धरने को, इस प्रदर्शन को जारी रखेंगे। दूसरी ओर यदि प्रशासन की बात जो आपने किया, तो विश्वविद्यालय संज्ञान की बात कर रहा है या फिर ये कह रहा है कि इस पूरे मामले
हो जाएगा। समझा ये जा रहा है कि निश्चित तौर पे ये यू टर्न लेंगे और बाकी की व्यवस्थाओं को, या ये कहा जाए कि पीछे से चली आ रही व्यवस्था को फिर से कंटिन्यू करके छात्रों को शांत कराने का प्रयास किया जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपके पास वापस आऊंगा। संतोष, आप हमारे साथ बने रहें। एक बार फिर से लखनऊ का रुख कर लेते हैं। खुर्रम हमारे सहयोगी वहां से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। खुर्रम, एक बार फिर से आ जाते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, क्योंकि मूर्ति पॉलिटिक्स को लेकर के और खासतौर से अब जो स्थितियां बन रही हैं, जिस तरीके से पत्र अब लीक हुआ, इसको लेकर के अब क्या यह समझा जाए कि आने वाले समय में अभी ये जो ब्राह्मण वाली पॉलिटिक्स है, या जो ब्राह्मण हैं वो उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र के अंदर कम से कम अभी नजर आएंगे चुनावों तक, तो हम ये मान कर चलें खुर्रम? आज ये बिल्कुल चाहता तो बिल्कुल मांग के चले कि जो ब्राह्मण है वो केंद्र में रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हर पार्टी ब्राह्मण पे फोकस करे, ये साफ बता रहा है कि इस बार जो है ये मान लेंगे। देखिए ये पूरा घटनाक्रम बदला कैसे, ये विकास दुबे के बाद घटनाक्रम बदला। जिस तरीके से विकास दुबे का एनकाउंटर पहले पकड़ा जाता है, फिर एनकाउंटर होता है और तमाम तरीके की बातें होने लगती है। उसके बाद से लगातार कई एनकाउंटर्स होते हैं, बहुत सारी हत्याएं होती हैं और इत्तेफाक की बात है, कोइंसिडेंस है और कुछ नहीं, क्या बड़ा हिस्सा ब्राह्मण्स का था, यानी कि जो जिनका एनकाउंटर हुआ या जो मारे गए वो ब्राह्मण से। अजीब बात ये थी कि जो पुलिस कर्मी शहीद हुए बिकरू में, उसमें भी ज़्यादातर ब्राह्मण ही थे। तो ये अजीब सी बात देखी जाने लगी। उसके बाद सबका ये लगा ब्राह्मण लॉबी एक्टिव हो गई है, इसी वजह से विकास दुबे बच रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। उसका एनकाउंटर हो जाता है कानपुर में, ठीक है, एक हफ्ते बाद। तो उसके बाद से वो परशुराम की बात मूर्ति लगाने के बाद समाजवादी पार्टी करती है। उससे पहले जितिन प्रसाद को रोपिन किया जाता है कि आप ब्राह्मण्स पर फोकस करिए। उसके बाद खबर ये आती है विकास दुबे का एनकाउंटर, उसके बाद खबर ये आती है कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों पर फोकस कर रही है। वो तमाम ब्राह्मण विधायकों से बात कर रही है ताकि वो अपने क्षेत्र में इस बात को इस्टेब्लिश कर सके कि जो सरकार है वो सबकी है, ठाकुर या ब्राह्मण की नहीं है, हिंदू या मुसलमान की नहीं है। लेकिन उसके बीच अगर पासा पलटा, पूरा गेम चेंज हुआ तो ये हुआ समाजवादी पार्टी से। जैसे उन्होंने परशुराम की सबसे बड़ी भव्य मूर्ति लगेगी लखनऊ में, उसके पास से पासा बलता, उसके बाद से अब एक एमएलसी हैं जो कि हाल में ही भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया जो गरीब ब्राह्मण हैं उनको तमाम तरीके की पॉलिसी दी जाएगी, लाइफ LIC दी जाएगी, हेल्थ पॉलिसी दी जाएगी। उसका चुटकी भी ले ली जाती है समाजवादी पार्टी द्वारा। जो अभिषेक मिश्रा हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी, वो ये भी कह देते हैं कि चलिए अच्छी बात आपने माना। तो वही कांग्रेस भी कहती है कि आपने मान लिया कि ब्राह्मण जो परिचित थे अब उनको जगह दी जाएगी। तो तमाम बातें उठने लगी। तो मतलब अब ये सर्कुलेट हो रहा है, अब ये मोमेंटम बन चुका है ब्राह्मण्स का कि अब जो भी बातें राजनीति की हो रही है ब्राह्मण्स को लेकर हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर से बात हट चुकी है। ये एक अजीब सी बात है कि हर पार्टी को सुहा रहा है ब्राह्मण वोट बैंक, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोरोना पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये बताता है कि कहीं ना कहीं से जो गेम जो पूरा ट्रेंड सेट हुआ है, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेट हो, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या कोरोना की बात, उससे हट जाए हर पॉलिटिकल पार्टी बात करे ब्राह्मण की। तो ये भी बिल्कुल खुर्रम, आप बड़ी बात कह रहे हैं और कुछ वैसा होता हुआ भी हम लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर अब दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मुद्दों से हट करके अब ब्राह्मण के ऊपर ये पूरी जो पॉलिटिक्स है वो नजर आ रही है और आने वाले भविष्य में भी यही केंद्र में रहेगी, ये बात भी अब सीधे तौर पर समझी जा सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया खुर्रम हमारे साथ जुड़ने के लिए, चंद्रमान आपका भी बहुत शुक्रिया, संतोष आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ चार के चक्रव्यूह में मेरे साथ फिलहाल इतना है।